सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द टाइटन, जिसमें कुछ लोगों को नासा के एक प्रोजेक्ट के तहत शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर भेजने का प्लान बनाता है ताकि वो वहां इंसानों के रहने लायक कॉलोनी बना सके। पर अब जब टाइटन का एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा नहीं होता तो ऐसे में नासा उन चुनिंदा लोगों के डीएनए को बदलकर उनको टाइटन में रहने लायक बनाने की कोशिश करता है। पर इसके वजह से अब ये सवाल उठता है कि नासा आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है, जिसका जवाब हमें गाइस इस मूवी के शुरुआत में ही मिल जाता है, जो कि शुरू होता है हमारे आने वाले फ्यूचर सन 2048 से, जहां लेफ्टिनेंट रिक जेंसन को, जो कि प्रोजेक्ट के उन चुनिंदा सोल्जर्स में से एक होता है, उसे उन बाकी सोल्जर्स के तरह ही गवर्नमेंट के तरफ से घर मिलता है ताकि उस प्रोसीजर के दौरान गवर्नमेंट उस पर नजर रख सके। पर रिक फिलहाल इन सभी बातों से अनजान होता है। उसे लगता है कि उसके जॉब के वजह से गवर्नमेंट से फैसिलिटी के तौर पर वो घर मिला है, जहां वो अपने बीवी और बेटे के साथ रहने वाला है, जो कि बाकी के सोल्जर्स के साथ भी होता है। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स प्रोफेसर मार्टिन के बुलाने पर गवर्नमेंट की फैसिलिटी पर इकट्ठा होते हैं जहां ये प्रोसीजर होना था। पर उससे पहले प्रोफेसर मार्टिन ऐसा करने की वजह बताते हैं, जो कि होता है पृथ्वी का रहने लायक ना होना, क्योंकि सन 2048 तक पृथ्वी ओवर पॉपुलेटेड हो चुका होता है, जहां ना तो रहने लायक जगह होता है और ना ही खाने लायक खाना। ऊपर से मौसम की गड़बड़ी इस चीज को और भी बिगाड़ने लगता है। इन शॉर्ट, पृथ्वी कुछ ही सालों में इंसानों के रहने लायक नहीं बचने वाला है। इसलिए नासा दूसरे रहने लायक प्लेनेट के तौर पर टाइटन को चुनता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद होता है, जिसका एटमॉस्फेयर लगभग पृथ्वी की तरह ही होता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ के नदियों में लिक्विड मीथेन बहता है, जिसको पीना तो दूर, उसमें तैरा भी नहीं जा सकता। और हवा में ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन होता है, जिसमें सांस नहीं लिया जा सकता। इनफैक्ट टाइटन बहुत ही ठंडा होता है, जिसको कोई भी इंसानी शरीर झेल नहीं सकता। वैसे तो नासा वाले टेक्नोलॉजी के मदद से वहाँ रहने के बारे में सोचते जरूर हैं, पर उन टेक्नोलॉजी के उतना एडवांस न होने के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, और वो होता है इंसानी डीएनए को ऑल्टर करने का। यानी कि नासा किसी प्लेनेट को टेक्नोलॉजी के मदद से पृथ्वी जैसा ना बनाकर इंसानों को प्लैनेट्स के हिसाब से इवॉल्व करने के बारे में सोचता है। जिसको सुनने के बाद डॉक्टर लुइस, जो कि उन्हीं चुनिंदा सोल्जर्स में से एक होता है, वो उस डीएनए को ऑल्टर करने को लेकर सवाल उठाता है, क्योंकि पहला तो ऐसा करना इम्पॉसिबल होता है, और दूसरा अगर वो किसी भी तरह ऐसा करने में कामयाब होते भी हैं तो इसमें क्या गारंटी है कि वो इस प्रोसीजर में मरेंगे नहीं। जिसके जवाब में प्रोफेसर मार्टिन का ये कहना होता है कि जिन केमिकल्स को इस प्रोसीजर के दौरान यूज किया जाएगा उनको नेटो ने ऑलरेडी टेस्ट करने के बाद ही उनके पास भेजा है। इन शॉर्ट, प्रोफेसर मार्टिन उन केमिकल्स को सेफ बताता है, जिनको वो थोड़ी देर बाद सभी सोल्जर्स के बॉडी पर इंजेक्ट कर देते हैं। वैसे तो इसके बाद कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल चलता है, पर रिक और बाकी सभी को इस प्रोसीजर के लिए हर दिन उस फैसिलिटी में घंटों तक रहना पड़ता है, उनको वो सभी जरूरी केमिकल्स देने के लिए जो उनके डीएनए को ऑल्टर करने के लिए चाहिए। हालांकि अब जब उन सभी का घर एक दूसरे के आसपास होता है तो ऐसे में इस बीच वो सभी सोल्जर्स अपने परिवारों के साथ मिलकर पार्टी भी करते हैं ताकि वो एक दूसरे को जान सके। पर तभी उसी रात रिक का तबीयत खराब हो जाता है, क्योंकि उसका बॉडी केमिकल्स के वजह से चेंज होने लगता है, जिसके वजह से वो बाद में टेस्ट के दौरान पानी में न सिर्फ तेजी से तैरता है बल्कि वो पानी में अपने सांस को 40 मिनट से ऊपर तक रोक लेता है, जो कि टेस्ट के लिए तो ठीक होता है। पर जैसे ही रिक की बीवी एबिगेल रात को रिक के पीठ में कुछ अजीब नसों को देखती है, उसे तब कुछ गड़बड़ लगने लगता है, पर वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर करती है। जिसके बाद उसके अगले दिन रिक को एक और केमिकल दिया जाता है, जिसके वजह से उसको इतना गर्मी लगने लगता है कि वो घर के टेम्परेचर को कम कर देता है, इतना कि ठंड के मारे एबिगेल कांपने लगती है। जहां रिक एबिगेल को एक बर्फ के बकेट में हाथ डुबाकर ये बताता है कि उसे ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, यानी कि अब तक सभी प्रोसीजर और उसका रिजल्ट प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। इसलिए प्रोफेसर मार्टिन इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए रिक के साथ बाकी सभी को एक ऐसे पूल में तैरने का ट्रेनिंग देते हैं जिसमें 20% लिक्विड मीथेन होता है,
पर सिर्फ यही नहीं, उनको रनिंग के दौरान जो टैंक ऑक्सीजन लेने के लिए दिया जाता है उसमें ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन होता है। वैसे तो वो सभी इन सबको बर्दाश्त कर लेते हैं, पर ट्रेनिंग की वजह से वो धीरे धीरे इसमें माहिर हो जाते हैं, इतना कि वो सभी नॉर्मल स्पीड से काफी तेज दौड़ने लगते हैं। हालांकि इन सब का एक साइड इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से वो सभी अपने बाल खोने लगते हैं। पर अब जब प्रोफेसर ने पहले से ही इन सब के बारे में बताया होता है, तो ऐसे में इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर देखते ही देखते उनके आंखों के सामने उनकी एक साथी खून की उल्टी करके मारी जाती है, जिसके वजह से न सिर्फ अब उन सभी को इस प्रोसीजर पर डाउट होने लगता है, बल्कि उन्हें ये डर सताने लगता है कि अब कौन मरने वाला है, जिसको लेकर के वो उसी रात रिक के घर में डिस्कस भी करते हैं। पर तभी अचानक उनमें से एक अपना आपा खोकर अपने बीवी पर ही हमला कर देता है। हालांकि रिक और बाकी सभी उसको रोक लेते हैं, पर अब सभी ये सोचकर घबराने लगते हैं कि कहीं वो भी अपने फैमिली के साथ ऐसा ना करने लग जाएं। जिसके बाद उसके अगले दिन रिक के घर पर डॉक्टर फ्रेया आती है रिक को एक और केमिकल इंजेक्ट करने, पर एबिगेल उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि उसे पहले प्रोफेसर से बात करना है। पर फ्रेया अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए रिक पर वो केमिकल इंजेक्ट करके ही जाती है, जिसके वजह से थोड़ी देर बाद रिक न सिर्फ खून की उल्टी करता है, बल्कि उसके बॉडी से स्किन भी निकलने लगता है। इसलिए उसको नॉर्मल ना समझते हुए एबिगेल, जो कि खुद भी एक डॉक्टर होती है, वो रिक के ब्लड के कुछ सैंपल्स लेकर उसको चेक करती है, जिसमें उसे कुछ गड़बड़ी नजर तो आता है, पर वो जिस गड़बड़ी को देखती है वो खुद ही उस पर श्योर नहीं होती। खैर, इन सभी बातों से अनजान रिक उसके अगले दिन अपने दूसरे प्रोसीजर के लिए जाता है, जो कि होता है आंखों का, क्योंकि अब जब सूरज का रोशनी ज्यादा ना होने का वजह से टाइटन पर अंधेरा होता है, तो ऐसे में प्रोफेसर उनके आंखों में कुछ केमिकल डालकर उनके आंखों को वहाँ के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है। पर उसके कुछ ही घंटों बाद इसके वजह से रिक के आंखों से खून बहने लगता है, इसलिए एबिगेल डर के मारे उसे फैसिलिटी ले आती है, जहाँ एबिगेल को प्रोफेसर से बात करने पर यह पता चलता है कि उनके घर में कैमरा लगा हुआ है, ताकि गवर्नमेंट उस पर नजर रख सके। वैसे तो एबिगेल को इस चीज को लेकर पहले से ही शक होता है, पर उसे जिस पर सबसे ज्यादा शक होता है वो होता है खुद प्रोफेसर मार्टिन, जो कि उनसे कई चीजों को छुपा रहा था, जिस पर एबिगेल को यकीन तब हो जाता है जब उसी रात एबिगेल का पड़ोसी यानी कि दूसरा सोल्जर केमिकल के वजह से इवॉल्व होकर अपने ही फैमिली को मार देता है, जिसको प्रोजेक्ट के ऊपर एक खतरा होने के वजह से मिलिट्री वाले मार देते हैं। इसलिए एबिगेल फिर से एक बार फैसिलिटी जाती है, जहां वो रिक से मिलने के बहाने छुपते छुपाते उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए छानबीन करती है, जिनको देखने के बाद एबिगेल को ये पता चलता है कि वो जिससे उन सभी सोल्जर्स के डीएनए को ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल अलग अलग जानवरों के डीएनए थे, चमगादड़, छिपकली और वगैरह वगैरह। इनफैक्ट प्रोफेसर ने इस नए नस्ल को एक नाम भी दिया था, होमो टाइटन्स। इसलिए उसके अगले दिन जब प्रोफेसर ये बताने के लिए रिक के घर जाता है कि वो अब कभी भी देख नहीं सकता, तब एबिगेल गुस्से में उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताने को बोलती है, खास करके जानवरों के डीएनए को लेकर। इन शॉर्ट, प्रोफेसर मार्टिन ने इस प्रोसीजर के बारे में सब कुछ झूठ बोला था। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता होता कि ये प्रोसीजर काम भी करेगा या नहीं, जिसको सुनकर रिक और एबिगेल दोनों ही दुखी हो जाते हैं। पर उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही रिक अपने आंखों के पट्टी को खोलता है, उसे ये पता चलता है कि वो देख सकता है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए प्रोफेसर को फोन करता है, ताकि इंसानों को टाइटन जाकर बसने का उम्मीद कायम रहे, भले ही इसके लिए प्रोफेसर ने झूठ क्यों ना बोला हो। खैर, अब जब ये प्रोजेक्ट एक बार फिर से शुरू हो चुका था, तो ऐसे में उन सभी सोल्जर्स पर बाकी का केमिकल इंजेक्ट करते हुए ऑपरेशन के जरिए उनके बॉडी पर कुछ बदलाव करते हैं। पर इस दौरान सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिवाय रिक और टेली नाम की एक लड़की के, जो इस प्रोसीजर और ऑपरेशन के बाद पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। वो बिल्कुल एलियन जैसे बन जाते हैं, जो कि बात करने के लिए बोलने के बजाय एक दूसरे को छूकर कम्युनिकेट करते हैं, जिनको देखकर एबिगेल के अलावा टेली का पति भी शॉक रह जाता है, पर वो इसको लेकर कुछ भी नहीं कर पाते। हालांकि उन दोनों को टाइटन के लिए निकलने से पहले उनके साथ घर भेज दिया जाता है, पर इस बार कुछ भी पहले जैसा नहीं होता।
बल्कि रिक भी अब अपना आपा खोने लगता है और बेवजह ही एबिगेल पर भड़कने लगता है। लेकिन इसमें जो सबसे बुरा होता है वो होता है टेली का अपने पति को मार देना, जो कि अपने पति को मारकर रिक से मिलने आती है, जो कि रिक से एबिगेल को मारने को बोलती है। वैसे तो एबिगेल उनके बातों को नहीं सुन सकती थी, पर वो उनके चेहरे को देखकर ये समझ जाती है कि वो खतरे में है। इसलिए वो सीधे अपने बेटे के पास भागती है, जहाँ वो इस दौरान देखती है कि उसके घर में ऑलरेडी फोर्स आ चुका है, जो कि टेली को वहीं पर मार देते हैं। इसलिए रिक खुद को बचाने के लिए पूरे फोर्स को ही मार देता है। पर जैसे ही एबिगेल उसे आवाज देती है, वो वैसे ही होश में आकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके वजह से पूरा मिलिट्री रिक को ढूंढने में लगा होता है। हालांकि वो तो उसे नहीं ढूंढ पाते, पर एबिगेल उसे ढूंढ लेती है, जहाँ पर रिक एबिगेल को देख होश में रहता है। इसलिए इसी बीच मौका पाकर मिलिट्री वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद फैसिलिटी में प्रोफेसर एबिगेल को ये बताता है कि रिक को आगे बढ़ने के लिए सब कुछ भूलना होगा, क्योंकि रिक के यादें उसे पूरे तरीके से इवॉल्व होने से रोक रहे थे। हालांकि ये भी प्रोफेसर का एक झूठ होता है, क्योंकि प्रोफेसर रिक का याददाश्त इसलिए मिटाना चाहता था ताकि वो रिक को कंट्रोल कर सके। और अब जब एबिगेल को प्रोफेसर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, तो वो ऐसे में उस केमिकल को बदल देती है, जिसको प्रोफेसर ने एबिगेल को रिक पर इंजेक्ट करने के लिए दिया होता है। पर जब तक प्रोफेसर को इसके बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि उस केमिकल जिसको एबिगेल ने बदला था उसके वजह से रिक बहुत ही ताकतवर और खूंखार बन जाता है, जो कि वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। पर अब जब मिलिट्री की गिनती ज्यादा होती है, तो ऐसे में वो रिक को घेर लेते हैं, जो कि जख्मी होता है। पर जैसे ही वो प्रोफेसर जनरल को रिक के साथ साथ उसके बीवी और बेटे को भी मारने को बोलता है, वो जनरल वैसे ही मना कर देता है, क्योंकि उसे पहले से ये पता होता है कि प्रोफेसर कितना बड़ा पागल है। इसलिए वो सभी उल्टा प्रोफेसर को ही पकड़ लेते हैं और फिर प्रोजेक्ट के मुताबिक रिक के प्रोसीजर को कंप्लीट करते हुए उसको कुछ समय के बाद टाइटन भेज दिया जाता है, जो कि वहाँ टाइटन में अकेला इस उम्मीद में खड़ा होता है कि बहुत ही जल्द और भी लोग उसके साथ होंगे, जहाँ वो सभी मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।